सोच के देखिए, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए और अगली सुबह जब आप उठें तो आप में एक सुपर हीरो जैसी शक्ति आ जाए तो कैसा होगा। आपने स्पाइडरमैन मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें पीटर पार्कर को एक मकड़ी काट लेती है और उसमें सुपर हीरो जैसी शक्तियां आ जाती है। और इसी तरह की कई मूवीज भी बन चुकी हैं। तो क्या सोच रहे हैं आप, यही ना कि काश ऐसा रियल लाइफ में भी हो सकता। तो निराश मत होइए, आपको बता दें कि इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका है, जो किसी न किसी वजह से दुर्घटना का शिकार हुए और उनमें ऐसी शक्तियां आ गई जिसकी कल्पना उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं की थी। तो आइए मिलवाते हैं आपको कुछ ऐसे ही लोगों से जिनकी जिंदगी को एक दुर्घटना ने हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नंबर 8, जेसन पैगेट। जेसन पैगेट एक ऐसा लड़का था जिसे घूमना फिरना, दोस्तों के साथ पार्टी करना ये सब पसंद था और पढ़ाई के मामले में उसका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिसने इस लड़के की जिंदगी को बदल कर रख दिया। ये घटना थी 13 सितंबर सन 2002 की, जब जेसन अपने दोस्तों के साथ रात के वक्त एक बार से होकर गुजर रहा था। तभी अचानक कुछ अनजान लोगों ने पीछे से उसके सिर पर हमला किया और उसका सारा सामान पैसा लूट कर ले गए। जेसन को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया और कुछ ही दिन में जेसन ठीक हो गया और अपने घर वापस आ गया। लेकिन कुछ ही दिन में उसका एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। जेसन ने महसूस किया कि वो कई बार ऐसे कठिन गणित और फिजिक्स के प्रश्नों के बारे में सोचने लगते थे जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे और ना ही उनके बारे में पढ़ा था। वे गणित के इक्वेशंस को इंटरनेट पे ढूंढने लगे। एक इंटरव्यू के दौरान जेसन ने बताया कि उसे हर चीज में ज्योमेट्री के पैटर्न्स नजर आने लगे और वो इतने पैटर्न्स बना सकते थे जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। उनके हिसाब से वो गणित के फॉर्मूलेस को देख सकते थे और उन्हें आसानी से हल भी कर सकते थे। इन सब घटनाओं के बाद हेलसिंकी में स्थित आल्टो यूनिवर्सिटी के कुछ शोधकर्ताओं ने उनके दिमाग को स्कैन किया और स्कैन से उन्हें यह पता लगा कि जेसन दिमाग के उस हिस्से का उपयोग कर रहे हैं जिसे आम इंसान कभी नहीं कर पाता। जेसन आज भी जिंदा है और अपनी गणित की दुनिया में खोए रहते हैं। आइए अब बात करते हैं अगले सुपर हीरो की। नंबर 7, डेरेक अमाटो। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक व्यक्ति स्विमिंग पूल में कूदा और जब निकला तो एक जीनियस बन चुका था। सुनने में किसी किताबी अजीब घटना सा लगता है, लेकिन ऐसा हो चुका है। और जिसके साथ ये अजीब घटना घटी उस व्यक्ति का नाम है डेरेक अमाटो। 27 अक्टूबर 2006 की बात है। उस समय डेरेक अमाटो 39 वर्ष के थे। एक सुबह वो स्विमिंग पूल पर तैरने के लिए जाते हैं और जैसे स्विमिंग पूल पर कूदते हैं उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। उनके सिर पर गहरी चोट आती है। इस घटना से उनके सुनने की क्षमता 35% तक घट जाती है। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें एहसास होता है कि वो संगीत को सिर्फ सुन ही नहीं पा रहे बल्कि उसे देख भी सकते हैं। हालांकि डेरेक अमाटो पहले से ही पियानो बजाना जानते थे, लेकिन इस घटना के बाद से वो और भी बेहतरीन पियानो बजाने लगे थे। उनका कहना था कि जब भी वो पियानो बजाते हैं या कोई संगीत सुनते हैं तो उनकी आंखों के सामने काले और सफेद रंग के स्क्वायर्स घूमने लगते हैं जो उन्हें पियानो के बटन की याद दिलाते हैं। आगे चल के उनकी कला इतनी विकसित हो गई कि वो पियानो के म्यूजिक कंपोजर बनने लगे। जब उनकी मेडिकल जांच हुई तो पता चला कि उनको सिनेस्थेसिया हो गया है। सिनेस्थेसिया में लोगों की सुनने, सूंघने और यहाँ तक कि विभिन्न रंगों को पहचानने का गुण विशेष रूप से बढ़ जाता है। कुछ भी हो, लेकिन इस घटना ने डेरेक अमाटो को एक कामयाब म्यूजिक कंपोजर और एक लोकप्रिय पियानिस्ट जरूर बना दिया। नंबर 6, ली एर्सिग। आपने कई लोगों को होगा जिन्हें गाड़ियां भगाना, रेस लगाना बहुत पसंद है। ली एर्सिग भी एक ऐसी ही लड़की थी जिसे क्वाड बाइक से रेस लगाना बहुत पसंद था और पढ़ने लिखने से दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं था। अक्टूबर 2009 की बात है, जब ली अपनी बाइक से रेस लगा रही थी तभी अचानक वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है और इस दुर्घटना से उनके सिर और रीढ़ की हड्डी पर काफी गहरी चोट आती है। डॉक्टर्स को लगता था कि ली अब कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाएगी, लेकिन खुशकिस्मती से ली जल्द ही ठीक हो जाती है। इस घटना से ली की याददाश्त चली जाती है और उसे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। यहाँ तक कि वो अपनी माँ को भी पहचानने से इनकार कर देती है। लेकिन कुछ ही समय बाद ली में अनोखे गुण देखने लगते हैं। वो शायरी करने लगती है, कठिन से कठिन गणित के सवाल हल करने लगती है और उसका कहना था कि वो रंगों को सुन सकती है, संगीत को देख सकती है। हालांकि ये सब सुनने के बाद कई लोगों को एक अफवाह सी लगी, लेकिन ये सच था। ली पर कई बार वैज्ञानिक अध्ययन हुए, कई बार ली का ब्रेन स्कैन भी किया गया और यही पता चला कि ली दिमाग के उस हिस्से का प्रयोग कर रही थी जिसे आम व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। ली याददाश्त के साथ साथ भावनाओं को महसूस करने की क्षमता को भी खो चुकी थी, इसलिए ली अब हमेशा हंसते मुस्कुराते रहती है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, अलोन्जो क्लेमेंस। अलोन्जो क्लेमेंस एक बहुत ही फेमस मूर्तिकार है, लेकिन ये इतने लोकप्रिय मूर्तिकार कैसे बने इसके पीछे एक बहुत ही अजीब घटना है। अलोन्जो जब छोटे थे तब उनके सिर पर बहुत गहरी चोट लगी थी। उनके दिमाग में चोट लगने की वजह से उनमें डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी आ गई थी, जिस कारण से अलोन्जो ना ही अपने हाथ से खाना खा पाते थे और ना ही अपने जूते के फीते तक बांध पाते थे। लेकिन इस चोट से उन्हें एक वरदान भी प्राप्त हुआ।
वो मिट्टी से जानवरों की मूर्तियां बनाने लगे थे और वो ऐसी मूर्तियां बनाते थे जैसे कि किसी बड़े मूर्तिकार ने बनाया हो। वे स्कूल में सबसे पीछे बैठकर इन मूर्तियों को बनाते रहते थे और टीचर्स के मना करने के बाद भी वो अपनी मूर्तियां बनाना जारी रखते थे। आज अलोंसो को एक महान मूर्तिकार माना जाता है। वे किसी भी जानवर को देखकर सिर्फ 20 मिनट में बिल्कुल उसकी हूबहू मूर्ति बना सकते हैं। अलोंसो ज्यादातर घोड़े, हिरन और सांड की मूर्तियां बनाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि वो इतनी जल्दी इतनी अच्छी मूर्तियां कैसे बना लेते हैं, तो अपने सिर पर लगी चोट को दिखाते हैं और उनका कहना है कि ये सब वो इस चोट की वजह से ही है, जिस वजह से वो आज एक जीनियस मूर्तिकार बन गए हैं। नंबर 4, ऑरलैंडो सेरल। दोस्तों, एक घटना है 15 जनवरी 1979 की, जब ऑरलैंडो सिर्फ 10 साल के थे। ऑरलैंडो अपने दोस्तों के साथ प्लेग्राउंड में बेसबॉल खेल रहे थे। तभी अचानक उनके सिर पर एक बेसबॉल बैट आकर जोर से लगता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद ऑरलैंडो फिर से उठकर बेसबॉल खेलने लगते हैं। इस चोट के बारे में ना ही वो किसी डॉक्टर को दिखाते और ना ही अपने माता पिता को इस बारे में बताते हैं। कुछ दिन बाद उनके सर में दर्द होना शुरू होता है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो ठीक भी हो जाता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है वो इस घटना को भूलते चले जाते हैं। लेकिन ऑरलैंडो को कुछ समय बाद उन्हें महसूस होता है कि वो कैलेंडर के कैलकुलेशन कंप्यूटर से भी तेज कर सकते हैं। वो इस कैलकुलेशन में इतने माहिर हो गए थे कि अगर उन्हें कोई भी तारीख के बारे में पूछा जाता तो वो यहाँ तक बता देते थे कि उस दिन मौसम कैसा था, वो कहाँ पर थे और उन्होंने उस पूरे दिन क्या क्या किया। इस तरह की अभूतपूर्व कला फिर कहाँ छुपने वाली थी। धीरे धीरे ये बात आग की तरह फैल गई और कई मीडिया वाले उन्हें अपनी स्टोरी में कवर करने लगे। कई वैज्ञानिकों ने ऑरलैंडो के कई MRI टेस्ट भी कराया ताकि वे जान सकें कि ऑरलैंडो ये कैसे कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप क्रिकेट वगैरह खेलने के शौकीन है तो थोड़ा संभल के खेलिएगा, नहीं तो आप शायद अगले ऑरलैंडो बन सकते हैं। नंबर 3, बेन मैकमोहन। दोस्तों, चाइनीज को दुनिया की सबसे कठिन भाषा माना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई व्यक्ति जिसे कभी चाइनीज बोलना या लिखना ना आता हो वो अचानक से चाइनीज बोलने लिखने लग जाए? है ना हैरानी की बात। लेकिन दोस्तों, ऐसी एक घटना ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। बेन मैकमोहन एक ऐसे व्यक्ति थे जो न कभी चीन गए और ना ही उन्होंने कभी चाइनीज बोलना सीखा, लिखना या कभी भी कुछ ऐसा किया। बेन मैकमोहन एक दिन अपनी कार से कहीं जा रहे थे, तभी अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चले जाते हैं। कुछ हफ्ते बाद जब उन्हें होश आता है तब वो अचानक नर्स से चाइनीज में बात करने लगते हैं, जिससे नर्स बिल्कुल भी नहीं समझ पाती। फिर वो नर्स से एक पेपर और पेन मांगते हैं और चाइनीज में लिखते हैं कि मम्मी पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर्स इस बात से हैरान थे कि कैसे हो सकता है, एक व्यक्ति अचानक से चाइनीज कैसे बोल सकता है। खैर, बेन को वापस अंग्रेजी सीखने में 2 से 3 दिन का समय लगा और ठीक होने के बाद बेन ऑस्ट्रेलिया से शंघाई अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए चले गए थे। नंबर 2, टोनी सिकोरिया। टोनी सिकोरिया 42 साल के एक स्वस्थ व्यक्ति थे और साथ ही वे कामयाब सर्जन भी थे। लेकिन टोनी के साथ एक दिन ऐसी घटना होती है जो उनके पूरे जीवन को बदल देती है। ये घटना 1994 की है। उस दिन मौसम बहुत खराब था और टोनी अपनी माता जी को एक STD PCO से फोन लगा रहे थे। तभी अचानक एक तूफान आता है और टोनी के ऊपर आसमान से बिजली गिरती है और उनके दिल की धड़कन बंद हो जाती है। लेकिन टोनी की किस्मत उस दिन बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसी STD PCO के पास से एक औरत जा रही होती है जो पेशे से एक नर्स थी और वो टोनी को किसी तरीके से बचा लेती है। कुछ ही दिन में टोनी पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाते हैं और अपने काम पर वापस चले जाते हैं। समय बीतता जाता है और टोनी अपनी नॉर्मल लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ समय बाद उन्हें पियानो म्यूजिक सुनने की बहुत इच्छा होती है। हालांकि एक्सीडेंट के पहले वे हमेशा रॉक म्यूजिक ही सुनना पसंद करते थे। उनकी ये इच्छा इतनी तीव्र हो जाती है कि वो कई पियानो रिकॉर्ड्स और म्यूजिक शीट्स खरीदने लगते हैं। फिर उनमें पियानो सीखने की इच्छा होती है और वो कुछ ही दिन में इसे सीख भी जाते हैं। टोनी इतना अच्छा पियानो बजाने लगते हैं कि वो खुद म्यूजिक कंपोज करना शुरू कर देते हैं और 12 अक्टूबर 2007 को वेस्टपोर्ट कनेक्टिकट में वो अपना पहला पियानो कंपोजिशन पेश करते हैं और आज वो एक बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर बन चुके हैं। है ना कमाल का। आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, टॉमी मैकग। टॉनी मैकग को लोग एक ब्रिटिश कलाकार और एक महान कवि के रूप में जानते हैं, लेकिन टॉमी पहले से ऐसे नहीं थे, बल्कि वो एक क्रिमिनल थे जो कई बार जेल भी जा चुके थे। बड़े होते होते उन्हें ये समझ में आया कि इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है और उन्होंने शादी कर ली। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लगे। उनका जीवन बिल्कुल सामान्य चल रहा था। जब वे 51 साल के थे तो बाथरूम में अचानक उन्हें लगातार 2 बार एनोरिज्म का दौरा पड़ता है, जिस कारण से उनके सिर पर बहुत तेज दर्द होता है और उन्हें ब्रेन हैमरेज हो जाता है। कई दिनों तक कोमा में रहने के बाद वे होश में आते हैं। होश में आने के बाद उनमें कविताएं लिखने की तीव्र इच्छा जागृत होती है। उनका कहना था कि उनके दिमाग में हमेशा कई पिक्चर्स और रिदम्स घूमते रहते हैं। कुछ दिनों बाद वो पेंटिंग करना भी शुरू कर देते हैं और इसमें इतना खो जाते थे कि वो 19 घंटों तक पेंटिंग कर सकते थे। टॉमी अपनी इस कला में इतने माहिर हो गए थे कि वो 9 पेंटिंग को एक ही बार में बना सकते थे एक साथ।
बाद में उन्होंने कैनवस को छोड़कर दीवारों पर पेंटिंग बनाना शुरू किया और धीरे धीरे वो एक प्रसिद्ध कलाकार के रूप में सामने आए। टॉमी की मृत्यु कैंसर की वजह से 2012 में हो गई थी। उन्होंने मरते समय कहा था कि उन स्ट्रोक्स की वजह से मुझे 11 साल का अनोखा अनुभव प्राप्त हुआ, जो शायद ही किसी और को हुआ होगा। तो दोस्तों, एक बात तो है, किस्मत से बड़ा कुछ नहीं होता और दुर्घटनाएं कभी कभी दुर्घटनाएं नहीं बल्कि घटनाएं होती हैं, जो कभी अच्छे के लिए या कभी बुरे के लिए भी हो सकती है। और शायद हर एक्सीडेंट के पीछे कोई न कोई पर्पस जरूर होता है। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और इन विलक्षण लोगों की इन विलक्षण गाथाओं को शेयर जरूर करें, फेसबुक पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इस पेज के साथ। धन्यवाद।